हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के न्यूज़पेपर के डिस्कशन को। देखो काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स हैं आज, उस पर हम आएंगे। वहाँ से देखो क्लैट यूजी 2024 के लिए हमारा वेंचर बैच आपको पता है। अभी हमने ये 4 मंथ का कॉम्प्रहेंसिव बैच नया शुरू किया है। इसकी जो फीस है वो भी 17,999 है, नॉट 21,999। इसमें आपको 7 बुक्स, लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, मॉक्स, एवरीथिंग यू आर मतलब यू नीडेड टू क्रैक दिस एग्जाम, सब कुछ मिलेगा। और अगर आप क्लैट 2025 की तैयारी कर रहे हैं देन यू कैन गो फॉर आर विजेता बैच। इट विल कॉस्ट यू 32,999। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनएल सेट की। अगर आप एनएल सेट की तैयारी करना चाहते हैं देन आर प्रारंभ बैचेस फॉर यू। आप इसकी डेमो क्लासेस, डिटेल सब कुछ हमारे ऐप से चेक कर सकते हैं। यहाँ भी आपके घर पे हम बुक्स भेजने वाले हैं, लाइव क्लासेस हैं, पर्सनल मेंटरशिप है, मॉक टेस्ट हैं, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। पहली जो आज की न्यूज़ है वो है कीपिंग लिटरेचर ऑन वायलेंस नॉट अ टेरर एक्ट सेज सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स बेल टू डू। इनका नाम है वर्नम गोंसलेव्स और इनको जो आरोप है ये कि जो भीमा कोरेगांव इंसिडेंट हुआ था उसमें इनका रोल था। यहाँ पे देखो 2-3 करंट अफेयर की चीज़ें हैं। पहले तो ये जो अभी ये बेल वेल दिए ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इससे रिलेट करके कुछ क्वेश्चन बन सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है ना, भीमा कोरेगांव क्या है। ये भीमा कोरेगांव एनिवर्सरी जो कि हर साल होती है, प्लस ये जो एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे आपने देखा था, इफ़ आपको याद हो, 2017 के एंड में ये चीज़ हुई थी कि वहाँ पे ना कॉन्फ्लिक्ट हो गया था भीमा कोरेगांव के एनिवर्सरी पे। बट आपको ये सब समझ में तब आएगा जब आपको ये पता हो कि भीमा कोरेगांव क्या है। तो जो लोग बहुत पहले से सेशन फॉलो करते आ रहे हैं, तो आई थिंक मैंने दिसंबर जनवरी में भीमा कोरेगांव कराया था, बट अब ये यहाँ पे है तो ये आपको मैं डिटेल से कराऊंगा। इसको नोट्स में चले जाना चाहिए ये। ठीक है, इसके बाद यूएपीए, ये सारी चीज़ें जो भी यहाँ पे लिखी है ना, सब आपको उससे रिलेट करके समझ में आ जाएगा। तो यही है कि भीमा कोरेगांव वाला नोट्स प्रॉपर बना लेना, अगर आता है तब कोई बात ही नहीं है। इसके बाद देखो दूसरी न्यूज़ जो है ना वो यहाँ पे ये है कि मॉब लिंचिंग से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का एक फटकार आई है, तो वही है। एक्चुअली देखो क्या है ना कि इस पे हेडिंग यहाँ पे दिख नहीं रही है, शायद इमेज ज़्यादा बड़ी लग गई होगी, बट ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। द फटकार इज़ नॉट द इम्पॉर्टेंट थिंग, मॉब लिंचिंग इम्पॉर्टेंट है। और मेरा आप लोगों से आज का क्विज का क्वेश्चन है, भारत का पहला ऐसा स्टेट बताओ जहाँ पे मॉब लिंचिंग को लेके कानून आया था। ठीक है, कानून पास किया था वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली ने। यहाँ पे चलिए इसको देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे आज द सेंटर एंड एटलीस्ट 6 स्टेट्स टू रिस्पॉन्ड टू अ प्ली अबाउट रिकरिंग लिंचिंग एंड मॉब वायलेंस। देखो 2018 में तहसीन पुनीवाला केस जो आया था सुप्रीम कोर्ट का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग को एज ए एक्ट ऑफ मोबोक्रेसी बताया था और बहुत ही ज़्यादा तरीके से क्रिटिसाइज़ किया था कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद भी लेकिन ज़्यादा इस पर कुछ किया नहीं गया है। तो यहाँ पे जो स्टेट्स हैं ना जिनको फटकार लगी है वो है महाराष्ट्र, उड़ीसा, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश। और रिस्पॉन्स करने को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो ये यहाँ पे ये है। लेकिन मॉब लिंचिंग क्या होता है ये, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, तो वो भी मैं आपको अभी यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप लोग प्लीज़ जिन्होंने कर रखा है रिवाइज़ कर लो, जिन्होंने नहीं किया है वो नोट्स में डाल देना, इंपॉर्टेंट है, ये सब आ सकता है। इसके बाद देखो 16th फाइनेंस कमीशन पे एडिटोरियल आया है, इसको डिटेल से करेंगे बट आज नहीं, मंडे या ट्यूसडे के दिन इसको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिर कुछ फॉरेन न्यूज़ है। यूएस स्टैंड्स विद कंट्रीज अगेंस्ट चाइना बुलिंग बिहेवियर। ऑस्टिन जो है उन्होंने ऐसा बोला है। ये कोई न्यूज़ एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है, इट्स जस्ट अ न्यूज़, पढ़ लो। यहाँ पे भी जियो पॉलिटिक्स का थोड़ा समझने के लिए ठीक है। म्यांमार, ऑन्ग सन सुई की मूव फ्रॉम प्रिजन टू गवर्नमेंट बिल्डिंग। देखो इनको अरेस्ट कर रखा है वहाँ की आर्मी ने, तो पहले प्रिजन में बंद कर रखा था, अब इनको हाउस अरेस्ट टाइप का करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे किम ओवरसीज नॉर्थ कोरिया मिलिट्री परेड विथ न्यू ड्रोन्स एंड आईसीबीएम्स। आईसीबीएम्स क्या है? आईसीबीएम का मतलब आपका होता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो एक कॉन्टिनेंटल से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाके अटैक कर सकती है। यू नो ना डिफरेंस बिटवीन बैलिस्टिक मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल। देखो बैलिस्टिक मिसाइल थोड़ा सा पैराबोलिक स्ट्रक्चर से जाती है और ये पहले ऐसे जाएगी, ये इसका ट्रैक होगा, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज़ करके ये थोड़ा सा टारगेट पे जाएगी। जो क्रूज़ मिसाइल होती है ना वो इतने ऊपर नहीं जाती हैं, वो ऐसे कुछ इनका स्ट्रक्चर होता है, फिर वो टारगेट को जाके हिट कर देती हैं। तो ये होती हैं क्रूज़ मिसाइल। तो बेटर आप पूछो तो देखो क्रूज़ मिसाइल का ये रहता है कि रडार के ना पकड़ में नहीं आएगी। देखो ज़्यादा जब हाइट ही नहीं ले रही है तो फिर रडार कैसे पकड़ेगा, तो ये डिफरेंस है दोनों का। ठीक,
चलिए अब दोनों आर्टिकल्स को कवर करते हैं। प्लीज़ अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो बना लीजिएगा, एंड बने हुए हैं। किसी बच्चे का ये भी कमेंट आया था कि सर म्यांमार क्राइसिस की आपने वीडियो कही थी कि पुरानी है, बट वो हम सर्च कर रहे थे, हमें मिल नहीं रही थी। कोई बात नहीं, म्यांमार को भी आज हम रिवाइज़ कर लेते हैं, जो भी इसका कंटेक्स्ट रहा है कि कैसे ये म्यांमार क्राइसिस रही है। क्योंकि देखो आज न्यूज़पेपर में ना ऐसा कुछ है नहीं कि ज़बरदस्ती कुछ नया करें। तो मैं एक आपके लिए देखिए, भीमा कोरेगांव शुड बी ए न्यू टॉपिक। मॉब लिंचिंग आई थिंक किया होगा पहले भी, और ये म्यांमार वाला भी किया है, लेकिन इसको रिवाइज़ कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का ऐसा मतलब कहना था। एक स्टूडेंट का कल या परसों में कमेंट आया था कि सर वो पुरानी वीडियो मिल नहीं रही है। तो कोई बात नहीं, अभी इसको अपन कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेना। यहाँ पे 1000 विजिट भीमा कोरेगांव वॉर मेमोरियल, ये क्या चीज़ है? देखिए, अगर आप लोग न्यूज़पेपर के टच में पहले से रहते होंगे तो आप हर साल जनवरी मंथ में इसके बारे में सुनते होंगे। मैं इस न्यूज़ पे आऊँ, सारी चीज़ों पे आऊँ, आपको पहले थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ इसका। देखिए, भीमा कोरेगांव ना एक वॉर हुई थी भीमा कोरेगांव के अंदर 1918 में। कब हुई थी गाइस? 1918 में, 1818 में हुई थी। जस्ट लेट मी कंफर्म इट। यस, 1818 में हुई थी यार। हाँ, तो एक बैटल हुई थी 1818 में। उस समय होता क्या था? उस समय होता ये था कि एक महार कम्युनिटी महाराष्ट्र में होती थी, जिसको उस समय की सप्रेस कम्युनिटी की तरह ट्रीट करते थे, जो कि वहाँ के अपर कम्युनिटीज होते थे। तो जो पेशवास थे, जो मराठास थे, वो अपनी सेना में महार कम्युनिटी को नहीं रखते थे, जिसके वजह से महार कम्युनिटी ने ब्रिटिशर्स की सेना को ज्वाइन कर लिया था। जब महार कम्युनिटी ने ब्रिटिशर्स की सेना को ज्वाइन किया, उस समय चीजें ये आई कि भाई एक वॉर होता है, एक लड़ाई होती है, पेशवाज मराठास वर्सेस ब्रिटिशर्स। उस वॉर के अंदर जीत होती है ब्रिटिशर्स की। अब इसको दो तरीके से देखा जाता है। एक ये कि भाई ये जो जीत थी ये ब्रिटिशर्स की जीत थी अगेंस्ट द इंडियंस। दूसरा इसको देखा जाता है कि ये एक लोअर कम्युनिटी की जीत थी अगेंस्ट द सप्रेशन ऑफ अपर कम्युनिटी। तो इसके वजह से हर साल यहाँ पे देखिए पिलर बनाया गया है, विजय स्तंभ भी बोलते हैं इसको, विक्ट्री पिलर की तरह। इस पे हर साल 1 जनवरी को जब इसका एनिवर्सरी होती है तो लोग इकट्ठा होते हैं। 2018 के अंदर ना बहुत बड़ा वायलेंस भी हुआ था यहाँ पे, जिसके बाद काफी सारे लोगों को हम देखते हैं कि जेल में डाला गया था। इस बार जो है इसकी 205th एनिवर्सरी थी, और 2018 में 200 एनिवर्सरी के दौरान यहाँ पे वायलेंस देखने को मिला था भीमा कोरेगांव में। ठीक है, चलिए अब एक बार देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो ठीक है, ये तो आपको पता ही है, पुणे डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, भीमा कोरेगांव विलेज। 2018 में एक इंसिडेंट हुआ था जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। हुआ क्या था? पेशवा फोर्सेस के अगेंस्ट में ब्रिटिशर्स की ये जीत थी। ब्रिटिश आर्मी, जो कि उस समय मेनली दलित सोल्जर्स जो उस समय के थे, उनके इंक्लूडिंग फॉर्म करी गई थी, और फिर उसके बाद यहाँ पे पूरा जो है ये युद्ध हुआ था, जिसकी कहानी मैंने आपको बता दी है। इसके बाद लास्ट बैटल ऑफ थर्ड एंग्लो मराठा वॉर था वो, और जिसमें जो है जीत हुई थी किसकी? ब्रिटिशर्स की। एक चीज और है इसमें, हमारे जो अंबेडकर साहब हैं उन्होंने भी इस पिलर पे जाके इसकी विजिट करी थी ऑन 1927। तो बाबा साहब अंबेडकर जो हैं, ही आल्सो विजिटेड द साइट ऑन जनवरी 1st 1927। मॉब लिंचिंग पहले होता क्या जान लो। इट्स एन एक्ट और सर्विस ऑफ एक्ट्स ऑफ वायलेंस और एडिंग अबेटिंग सच एक्ट देयरऑफ, whether spontaneous or planned by a mob on the grounds of religion, race, caste, sex, place of birth, language, dietary practices, sexual orientation, political affiliation, ethnicity and any other related ground। देखो, मॉब लिंचिंग ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये जो काउ स्लॉटर वाला हो रहा है इसी से हो रहा है। आपने पंजाब में कुछ दिन पहले देखा था, रिलीजन के नाम पे मॉब लिंचिंग हो गया था, और बाद में ये पता पड़ा था कि जिस आदमी को मारा गया है वो मेंटली सही नहीं था। हमने नॉर्थ ईस्ट में देखा था कि किस तरीके से विच हंटिंग के नाम पे एक बूढ़ी औरत को मार दिया गया था। तो ये मॉब लिंचिंग ना सिर्फ हम लोग क्योंकि काऊ से ज्यादा पढ़ते हैं, जानवरों से ज्यादा पढ़ते हैं, वही दिमाग में आता है। लेकिन लिंचिंग का मतलब ना, मॉब लिंचिंग का मतलब सिर्फ आप एक एनिमल स्लॉटर से रिलेटेड करके मत देखो, इसको आप एक लॉन्ग पैटर्न में देखो। तो ये यहाँ पे, और कोई ऐसा हमारे देश में कानून नहीं है मॉब लिंचिंग के लिए। अभी आईपीसी की अगर मैं बात करूं तो आईपीसी का सेक्शन 300 एंड 302 ऑफ आईपीसी जो है वही मॉब लिंचिंग के मामलों से डील करता है। अब 302 तो यार मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड वाला है, तो उससे क्या होगा? 302 प्रोवाइड्स दैट हुएवर कमिट मर्डर शॉल बी पनिश्ड विद दैट और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ एंड शॉल बी लाइबल टू फाइन। ऑफेंस ऑफ मर्डर इज अ कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। चलो इसको जल्दी बता देता हूं क्या होता है। देखो, कंपाउंडेबल क्या ऑफेंस होते हैं, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होते हैं।
कंपाउंडेबल ऑफेंसेस आर दोज ऑफेंसेस जिसमें आप सेटलमेंट कर सकते हो। जैसे कि भाई मेरी बीवी से डाइवोर्स का मामला चल रहा है, तो हम कोर्ट में जाने से पहले सेटलमेंट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें सरकार का कोई नुकसान नहीं है, तो ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है। लेकिन नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस लाइक जैसे मैंने किसी का मर्डर कर दिया है, तो जब भी आप किसी का मर्डर कर देते हो तो वो मामला ना फिर ए वर्सेस बी नहीं बनता है, वो बनता है ए वर्सेस सीधे स्टेट, तो वो कंपाउंड नहीं हो सकते हैं। नॉन बेलेबल आपको पता ही है, ठीक है। कॉग्निजेबल थोड़े से हीनियस नेचर के क्राइम्स को कॉग्निजेबल कहा जाता है। तो ये हमने देखा है भारत के अंदर 4 स्टेट्स के अंदर फिलहाल जो है मॉब लिंचिंग को लेकर कानून आ गया है। सबसे पहला स्टेट था मणिपुर, फिर वेस्ट बंगाल, देन राजस्थान एंड अभी रिसेंटली झारखंड में आया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कौन सा रिसेंट स्टेट है जहां पे मॉब लिंचिंग के प्रति कानून आया है, तो झारखंड, ठीक है। और सबसे पहला कौन था? मणिपुर। आगे बढ़ते हैं। प्रिवेंशन ऑफ मॉब लिंचिंग एंड बिल 2021 इसका नाम भी है, ये भी ध्यान रखना। झारखंड में जो बिल आया है मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग बिल 2021। आगे बढ़ते हैं। हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। आज का हमारा सेशन जो है वो म्यांमार क्राइसिस के बारे में होने वाला है। म्यांमार का इतिहास तो भारत के साथ है ही है, लेकिन म्यांमार जो है भारत के साथ कल्चर भी काफी सारा शेयर करता है। म्यांमार की पॉपुलेशन में 90% जनता जो है वो बुद्धिज्म को फॉलो करती है, और जैसा कि आप सभी को पता है कि बुद्धिज्म तो इवॉल्व भी भारत से हुआ था। म्यांमार की कैपिटल यंगून जो है वो एक जमाने में रंगून कहलाती थी, और 1857 की रिवोल्ट के बाद भारत के जो मुगल रूलर थे बहादुर शाह जफर सेकंड, उनको रंगून में ही जेल में ले जाया गया था। अब क्वेश्चन ये है कि वहां पे ये समस्या जो है अभी रिसेंटली देखने को क्यों मिल रही है, क्यों वहां पे जनता जो है काफी सारा प्रोटेस्ट कर रही है, वायलेंस के केसेस आ रहे हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है वहां पे मिलिट्री रूल के अगेंस्ट में। और जैसे इंडिया में एक समय डिबेट होता था कि वायलेंस या नॉन वायलेंस कौन सा रास्ता अपना के देश को आजादी के लिए ले जाया जाए, उसी तरीके से म्यांमार के अंदर भी लोगों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोग जो है वो ये चाहते हैं कि वायलेंस के थ्रू जो है देश को आजाद कराया जाए, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि नॉन वायलेंस के थ्रू देश को मिलिट्री से आजाद किया जाए और डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश किया जाए। देखो, म्यांमार का इतिहास जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि जैसे हमारे देश को आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, उसी तरीके से 4 जनवरी 1948 को आपका म्यांमार जो है उसको इंडिपेंडेंस मिली थी। अब म्यांमार में प्रॉब्लम क्या थी? देखो, जब उनको आजादी मिली तो वहां पे काफी सारे एथनिक ग्रुप रहते थे। जैसे कि हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट में हम देख रहे हैं कि काफी सारे एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, तो इसकी वजह से काफी अलग अलग समय में ऑटोनॉमी की मांग करते थे। आप अफगानिस्तान में प्रॉब्लम देख रहे हैं कि काफी सारी ट्राइब्स हैं, जिसके वजह से वहां पे जो नेशनलिज्म की भावना है वो नहीं आ पा रही है। तो म्यांमार में भी यही प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। काफी सारे एथनिक ग्रुप्स थे और सब अपनी अपनी गवर्नेंस के अंदर ऑटोनॉमी चाहते थे, जो कि उनको नहीं प्रोवाइड करी गई, और इसकी वजह से उस समय ही वहां पे सिविल वॉर शुरू हो गया। और जब भी किसी कंट्री में सिविल वॉर शुरू होता है उसका सबसे ज्यादा एडवांटेज वहां की मिलिट्री उठाती है, और 1962 में देखने को यह मिला कि वहां की मिलिट्री ने सत्ता पलट कर दी और मिलिट्री रूल शासन में आ गया। 1962 में जब मिलिट्री रूल आया तो विश्व की काफी सारी कंट्रीज ने म्यांमार के ऊपर जो है आप कह सकते हो कि सैंक्शंस लगा दिए। इंडिया ने भी 1962 से लेकर 1990 तक के आसपास म्यांमार से कोई रिलेशन नहीं रखे थे, ऑल्दो बाद में इंडिया ने इस चीज को काफी रिग्रेट किया था, क्योंकि इस बीच में म्यांमार की जो काफी सारी क्लोजनेस जो है ना वो चाइना के साथ जाके हो गई थी। 1990 के बाद भारत ने म्यांमार के साथ अपने रिलेशन सुधारने की तरफ कदम बढ़ाए। इंडियन गवर्नमेंट ने ये गलती इजराइल के साथ भी करी थी कि पहले इजराइल के साथ कोई रिलेशन नहीं रखे थे, फिर बाद में इंडिया को समझ में आया कि नहीं, इजराइल के साथ भी रिलेशन रखने चाहिए। और पहले गवर्नमेंट इंडिया की जो है इजराइल के साथ रिलेशन इसलिए नहीं रखती थी, बात आ रही है इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि इजराइल जो है वहां पे ऐसा बोला जाता था कि मुस्लिम आबादी को काफी नुकसान पहुंचाते हैं वो, और जो ज्यूइश हैं जो है वो पैलेस्टीन्स के ऊपर काफी ज्यादा वायलेंस करते हैं। तो इंडियन मुस्लिम्स नाराज ना हो जाए तो उनको खुश करने के लिए भारत की पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इजराइल से रिलेशन दूर रख रही थी। लेकिन समय के साथ भारत को ये रियलाइज हुआ कि इजराइल इज अ पावरफुल कंट्री एंड क्लोज अलाई टू यूएस, तो फिर इंडिया को इजराइल के साथ अपने रिलेशन जो है सुधारने पड़े थे। तो यही चीज यहाँ पे म्यांमार में भी देखा हमने कि हमारा पड़ोसी देश है और चाइना के बहुत क्लोज जा रहा है, तो अपनी गलती जो है हमारी गवर्नमेंट को समझ में आई और 1990 के बाद भारत ने म्यांमार के साथ अपने रिलेशन सुधारने की तरफ काम किया। लेकिन 1962 से 1990 के बीच है उसके बाद भी म्यांमार की इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे श्रिंक करती गई, क्योंकि विश्व की काफी सारे कंट्रीज ने उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे ड्यू टू द मिलिट्री रूल, और उसके वजह से म्यांमार को फाइनली 2008 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन को लाना पड़ा, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू उन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया कि हम डेमोक्रेसी लेके आएंगे। ऐसा नहीं है कि इससे पहले डेमोक्रेसी लाने की कोशिश नहीं हुई थी, इन्होंने इलेक्शन कराने की काफी बार कोशिश करी, लेकिन इन द एंड होता ये कि मिलिट्री वाले ही शासन में आ जाते। म्यांमार के अंदर डेमोक्रेसी को लाने के लिए एक सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो ऑन सुन सूकी के द्वारा लड़ी गई थी। 1988 के बाद से इन्होंने काफी सारा प्रोटेस्ट जो है वहां पे शुरू कर दिया था कि डेमोक्रेसी लेके आई जाए, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करी जाए म्यांमार के अंदर। और
फाइनली इनके इतनी मेहनत के थ्रू यहाँ पे 2008 में म्यांमार के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को लाया गया, लेकिन मिलिट्री ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ इस प्रकार से चीजें करी कि कुछ सीट्स जो है, मैक्सिमम सीट्स जो हैं वो मिलिट्री रूलर्स के लिए रिजर्व रहेंगी। और इसके बाद यहाँ पे ये देखने को मिला कि कोई भी ऐसा इंसान जिसका स्पाउस जो है वो फॉरेनर है वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। तो ऑन्ग सन सू की के जो हस्बैंड हैं वो फॉरेनर थे, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मिलिट्री ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस तरीके का प्रोविजन डाला कि ये कभी भी प्रेसिडेंट ना बन पाए। 2015 में इलेक्शंस हुए, सूकी जी की पार्टी जीत गई, लेकिन सूकी जी की पार्टी में वो खुद प्रेसिडेंट नहीं बन सकती थी ड्यू टू द क्लॉज और जो ये डाला गया था मिलिट्री के द्वारा, जिसके लिए फिर ये वहां पे एक मिनिस्टर की पोस्ट पे थी और प्रेसिडेंट कोई और बना था, लेकिन मेन पावर जो है वो इन्हीं के हाथ में थी। आप इसको काइंड ऑफ कह सकते हैं जैसे कि कहा जाता है कि यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह जी जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन पावर जो है वो सोनिया गांधी जी के हाथ में थी। तो उसी तरीके से सूकी जी के हाथ में काफी सारी पावर थी, ऑल्दो शी वाज नॉट द प्रेसिडेंट। एंड 2020 में क्या हुआ, 2020 में फिर से इलेक्शन हुए, और इस इलेक्शन में सूकी जी की पार्टी जो है ये काफी सारे बहुमत से इलेक्शन जीत गई। इसके बाद मिलिट्री को यह डर लगा कि अब इतनी ज्यादा बहुमत के साथ ही सत्ता में आए हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, और ये जो मिलिट्री वालों के लिए जो सीट्स रिजर्व करी गई है पार्लियामेंट के अंदर वो चीज ये खत्म कर सकती हैं। जिसके चलते हुए मिलिट्री ने यह आरोप लगाया कि सूकी जी ने इलेक्शन में धोखाधड़ी कराई है, रिगिंग हुआ है और ये इलेक्शन फ्रॉड है, और जिसके बाद मिलिट्री सत्ता में आ जाती है और मिलिट्री कूप हो जाता है। तो ये तो थी कहानी जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि जनता जो है वहां पे प्रोटेस्ट कर रही है काफी सारी जगहों पे। जनता ने, जैसे भारत में थाली बजाने का मोदी जी ने किया था कि सम्मान के लिए किया जाए जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, तो उस तरीके की चीज वहां पे लोगों ने स्टार्ट किया, थाली बजाना अपने मिलिट्री को विरोध बताते हुए। लेकिन समस्या क्या हुई, समस्या ये हुई कि एक वर्ग जो है वो यहाँ पे ये चाहता है कि वायलेंस के थ्रू चीजों को सॉर्ट आउट किया जाए, एक दूसरा वर्ग है जो ये चाह रहा है कि नॉन वायलेंस के थ्रू ये चीज किया जाए। अब तक 1000 से ज्यादा जान म्यांमार में जा चुकी है इन वायलेंस के चलते हुए। देखिए हुआ क्या, वहां पे जो काफी सारी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने मिलके एक पैरेलल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करी जिसका नाम रखा नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। और नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ने अपने लोगों से दरखास्त किया कि जहां भी आप मिलिट्री को देखो इनको मारो, इनके ऊपर वायलेंस करो, जिसके बाद मिलिट्री ने भी जवाब देना शुरू किया और काफी सारे लोगों की मृत्यु हो रही है इस वजह से। आप में से काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सर इंडिया का इसके ऊपर क्या इंस्टेंस रहने वाला है। तो देखिए भारत जो है ना उसकी काफी बार मदद नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में म्यांमार की मिलिट्री करती है। जब नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज के अंदर जो हमारे देश में जो इंसर्जेंसीज होती हैं तो वो लोग वहां पे कुछ उल्टा सीधा करके म्यांमार बॉर्डर में जाके छुप जाते थे। तो उस समय काफी बार म्यांमार की जो आर्मी है इन्होंने हमारी मदद करी है उन लोगों को वहां से खदेड़ने में, जिसके चलते हुए भारत जो है वो म्यांमार की आर्मी से डायरेक्टली क्लैश नहीं चाहेगा। जिसके चलते हुए भारत का एक सिंपल सा भी इस पे जो स्टैंड है जो देखने को मिलता है वो ये दिखता है कि नॉन वायलेंस के थ्रू चीजों को सॉर्ट आउट किया जाए। इवन एशियन कंट्रीज जिसका म्यांमार भी पार्ट है वो भी यही चाहते हैं कि चीजों को नॉन वायलेंस के थ्रू सॉर्ट आउट किया जाए। नॉन वायलेंस को प्रीच करने का इंडिया और एशियन कंट्रीज, देखो जब भी किसी कंट्री में वायलेंस बहुत ज्यादा होता है तो उस कंट्री से लोग जो हैं वो रिफ्यूजी की तरह एक दूसरे कंट्रीज के आसपास के जो कंट्रीज हैं उसमें स्प्रेड होते हैं। तो कोई भी कंट्री नहीं चाहता है कि उनके देश में रिफ्यूजीज आए। अभी रोहिंग्यास के केस में हमने देखा था, ऑल्दो रोहिंग्यास भारत में तो बहुत कम आए थे, बांग्लादेश में ज्यादा गए थे, लेकिन अगर इस तरीके की चीजें होने लगेंगी तो म्यांमार से काफी सारे लोग जो हैं वो इंडिया में आएंगे या एशियन कंट्रीज में जाएंगे, और ये कोई भी नहीं चाहता है। इसीलिए सभी लोग चाहते हैं कि नॉन वायलेंस के थ्रू चीजों को सॉर्ट आउट किया जाए, और ये था म्यांमार में क्राइसिस जिसकी वजह से सारी चीजें देखने को मिली।